Hello friends, very good evening. I welcome you to my YouTube channel, that is Raj Yadav sir for economics. Today we are going to discuss one of the very vibrant topic, especially because of announcement of our honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi. उनका कहना था कि इंडिया इज़ अ वाइब्रेंट इंडिया. यस ऑफ कोर्स इंडिया इज़ अ वाइब्रेंट इंडिया. और उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था. उनका कहना था कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना है. वी नीड टू बिकम सेल्फ रिलायंट. यस ऑफ कोर्स, अगर एक व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है तो वो किसी पर डिपेंड नहीं होता. जैसे एक छोटा बच्चा होता है. जब छोटा बच्चा पहली बार चलना सीखता है तो उसे अपने पिताजी का सहारा लेना होता है. धीरे धीरे वो बच्चा खड़ा होने की कोशिश करता है और इसी तरीके से वो एक दिन ये सोचता है कि चलो आज मैं 2 कदम बढ़ा कर देखता हूँ, क्या मेरे कदम मेरे साथ देते हैं. और इस प्रकार से वो छोटा बच्चा चलना सीखता है. अगर आपने किसी बच्चे को बचपन में चलते हुए देखा हो तो आपको एक चीज़ नज़र आई होगी कि वो पहली बार जब चलने की कोशिश करता है तो वो चलता नहीं, वो दौड़ता है. ऐसा क्यों? वो क्यों दौड़ता है? एक्चुअली बच्चों, वो दौड़ता नहीं है. वो आगे जब कदम बढ़ाता है तो न गिरने के डर से अपने कदम को तेजी से रखता है. इस प्रकार से वो भागना शुरू कर देता है. और अगर आपने देखा हो तो हर बच्चा वाइब्रेंट होता है, बहुत तेजी से आगे बढ़ता है. तो मैं यहां बच्चे का एग्जाम्पल क्यों लिया सेल्फ रिलायंट में? इसके पीछे एक रीजन है. जानते हैं वो क्या रीजन है? इस पूरी दुनिया में भारत भी सिर्फ और सिर्फ छोटा सा एक बच्चा है जिसकी उम्र अमेरिका जैसे दिग्गज के सामने कुछ भी नहीं है. मात्र 70 से 80 साल के बीच में. अमेरिका जिसकी उम्र लगभग 200 साल से अधिक है. हम लोग नॉर्मल टाइम में हम ये सोचते हैं कि देखिए हमारे देश को, देखिए कहाँ है, पीछे जा रहा है. अमेरिका को देखिए वो कितना आगे बढ़ चुका है. ये गलत बात है. एक छोटे बच्चे के दौड़ने के साथ एक अगर युवा आदमी को दौड़ा दोगे तो युवा आदमी जीत जाएगा. तो इसमें जीत युवा की होगी, लेकिन जो जोश उस बच्चे में दिखा, उस जोश के आगे उस युवा की जीत फीकी पड़ जाती है. यही बात है दोस्तों कि आज भारत जबकि डेवलपिंग कंट्री है लेकिन अच्छे अच्छे देशों से टक्कर लेता है. चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो जीडीपी हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, हमने हर जगह अपना लोहा मनवाया है. और इसी को कंटिन्यू करने के लिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक वर्ड दिया था, सेल्फ रिलायंट. ट्राई टू बिकम सेल्फ रिलायंट. उसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने 5 पॉइंट्स के जिक्र किए. ही मेंशन्ड 5 मेजर पॉइंट्स. नेमली, फर्स्ट वाज इकोनॉमी. Why economy has been put as number 1? सोचने की बात है. अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप खाना चाहते हैं, हर जगह पैसे की जरूरत होती है. अगर एक आदमी की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो वह आदमी भूखा रह जाएगा, वह आदमी भूखे पेट सोएगा, वह आदमी दिमाग से ठीक से काम नहीं कर पाएगा, उसका फिजिकल लेबर अच्छा नहीं होगा, तो क्या वो आदमी विकास कर पाएगा? नहीं. इसीलिए एक विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्री के लिए इट इज अटमोस्ट नेसेसरी दैट द इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री मस्ट बी वाइब्रेंट. एंड नॉट ओनली वाइब्रेंट, इट मस्ट बी मूविंग एट द पेस which can reflect that कि it can overtake any country of the world. इस दुनिया के किसी भी देश को हम पीछे कर सकते हैं, इतनी तेजी होनी चाहिए हमारे अंदर. इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने इकोनॉमी की जिक्र की. उन्होंने कहा कि ये इकोनॉमी है, यानी कि एक व्यवस्था है. इस व्यवस्था में अगर आप ध्यान से देखें तो एक इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर तीनों की बात करते हैं. एग्रीकल्चर की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं, सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, तीनों के सिनर्जी रिलेशन की बात करते हैं. सोचिए कि अगर इंडिया का एग्रीकल्चरल सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा हो, सिंपल सी बात है, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर यानी
कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो बूस्ट मिलता है, जो रॉ मटेरियल मिलता है, वो कहाँ से मिलता है? वो प्राइमरी सेक्टर से मिलता है। इंडिया का एग्रीकल्चर बैकबोन है। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री इज डिपेंडिंग अपॉन एग्रीकल्चर। थर्ड थिंग, सर्विस सेक्टर। ये बहुत ही सोचने वाली बात है दोस्तों कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री होने के बाद भी इंडिया की जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना तो उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द कहा था, इंडिया इज ए वाइब्रेंट इंडिया। यस, दिस इज द कैचिंग पॉइंट। हम इतने वाइब्रेंट हैं कि हम पल भर में दुनिया के अच्छे से अच्छे को मात दे सकते हैं। दोस्तों, भारत में ही ये कहा जाता है, नजर हटी दुर्घटना घटी। क्योंकि दोस्त, अगर भारत से आपने एक सेकंड के लिए भी नजर हटा ली तो भारत कितनी आगे निकल जाएगा कि आपको कभी नजर नहीं आएगा। तो डरिए भारत से। दूसरा शब्द उनका था इंफ्रास्ट्रक्चर। इसे हिंदी में समझना बहुत ज्यादा आसान है। आधारभूत संरचना, आधार, बेस। अगर हम भारत के वाइब्रेंट को कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज वेरी वाइब्रेंट, तो दोस्तों ये बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि हमारी सड़कें मजबूत हों, हमारी सड़कें ऑल सीजन रोड्स हों। ऐसा ना हो कि गर्मी में बनाई गई और बरसात में वो उखड़ गई। बिजली होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होने चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क होना चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन का नेटवर्क होना चाहिए। ये सब सिनर्जी एक साथ होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इसी को कहते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि एक घर जिसका फाउंडेशन कमजोर हो वो घर बहुत जल्दी टूटता है। इसीलिए मोदी जी ने कहा कि अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बना लेंगे दोस्तों, तो हमारा भारत कभी किसी के ऊपर मोहताज नहीं रहेगा। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारा शरीर जो है ना, बॉडी एक सिस्टम है। इसमें आँख है, नाक है, कान है, हार्ट है, लंग्स है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लेग्स है, हेयर्स है। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी प्लेज वाइटल रोल इन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर को चलाने के लिए हर अंग का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यानी कि अगर हमने पूरी अर्थव्यवस्था को एक सिस्टम माना है तो उसके एग्रीकल्चर को पीछे छोड़कर हम इंडस्ट्री को कभी आगे नहीं बढ़ा सकते। हमारा इंडस्ट्री तभी आगे बढ़ेगा तब हमारा प्राइमरी सेक्टर आगे बढ़ेगा। अगर हमारे ये दोनों सेक्टर अच्छे से है तो हमारा सिस्टम परफेक्ट काम करेगा और तीसरा जो टर्सरी सेक्टर है वो भी वाइब्रेंट काम करेगा। एक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको याद हो तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसका जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो भी एक सिस्टम का अंग है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर आप पॉलिसीज को देखें तो लगातार इकोनॉमी को वाइब्रेंट बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। अभी अभी सीआरआर को घटाया गया है, रेपो रेट को घटाया गया है। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि हम सिस्टम में एक पैसा इंजेक्ट करना चाहते हैं। जैसे बॉडी अगर वीक हो जाती है तो हमें ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, अगर खून की कमी है तो हमें खून चढ़ाया जाता है, अगर प्लेटिलेट्स की कमी है तो हमें प्लेटिलेट्स चढ़ाया जाता है। तब हमारा जो शरीर है, एक सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। उसी प्रकार से इंडियन इकोनॉमी का जो सिस्टम है, उसका जो खून है, उसके जो प्लेटिलेट्स हैं, वो है पैसा। अगर उस सिस्टम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ठीक से काम नहीं करता तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। दूसरा जो है उसकी सिनर्जी, यानी कि बैंकिंग सिस्टम और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोऑर्डिनेशन भी बहुत जरूरी है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई पॉलिसी लेकर आता है तो बैंकिंग सिस्टम को उसे बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज जो भी चीज़ बनाई जाएगी वो अच्छी नहीं होगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक पिताजी ने अपने बेटे को एक शानदार बंगलो बना के दिया, लेकिन उसका बेटा उसे संभालने लायक नहीं था, वो शराबी था, वो सब कुछ बेचकर खा गया।
तो क्या वो सिस्टम चला पाएगा? क्या वो अपने परिवार को चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। इसी प्रकार से अगर उस बेटे ने अपने बाप की बात सुनी होती कि बेटा खाना पीना बुरी बात नहीं है, लेकिन समय से काम भी करिए, समय से सिस्टम को बनाए रखिए। जिस तरीके से एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहता हूँ, हमारा जो शरीर है वो भी एक सिस्टम है। अगर हम ओवर ईटिंग करते हैं तो ओबेसिटी यानी कि मोटापे से परेशान हो जाते हैं। अगर हम कम खाते हैं तो हमें कमजोरी आ जाती है। जिस प्रकार से हम अपनी बॉडी को संभालते हैं उसी प्रकार से इकोनॉमी भी एक सिस्टम है, देश भी एक सिस्टम है। इसके पॉलिटिक्स, इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके एग्रीकल्चर, इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर ये सबके साथ में मिलके चलता है तो भारत कभी पीछे नहीं रहेगा। थर्ड पॉइंट, जो फोर्थ पॉइंट था, वाइब्रेंट डेमोग्राफी। शायद आप लोगों को याद हो तो अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट जारी की गई थी वर्ल्ड के किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा। उनका कहना क्या था, बहुत ही अच्छी बात है। उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की, उसमें कहा कि पूरे विश्व की 52% यंग पॉपुलेशन जो है, युवा जनसंख्या जो है वो भारत में रहती है। दैट मीन्स 52% ऑफ टोटल यंग पॉपुलेशन रिसाइड ओनली इन इंडिया। दैट इज अगर वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर अगर 100 युवा हैं तो 52 युवा केवल भारत में हैं और बाकी के 48 युवा पूरे विश्व में फैले हुए हैं। तो अंदाजा लगाइए, एक बच्चा, एक युवा और एक बूढ़ा, इन तीनों में से अर्थव्यवस्था को सबसे आगे कौन ले जा सकता है? युवा। और युवा जनसंख्या भारत के पास है। ये युवा जनसंख्या इतनी वाइब्रेंट है, इतनी तेज है, इतनी टेक्नोलॉजिकली माइंड इतना तेज है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आप चौंक जाएंगे। जब ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके जो नासा का है, अमेरिका का जो नासा है, उसमें आज भी 25% से ज़्यादा साइंटिस्ट इंडियन हैं। ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन में भी मोर देन 25% जो इंडियंस थे। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फॉरेन में जाने वाले विदेशी हैं वो चाइना के बाद इंडियंस हैं। पूरी दुनिया ने इंडिया के वाइब्रेंट डेमोग्राफी का लोहा माना है। हम युवा हैं, युवा शक्ति भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। क्यों? क्योंकि इसका जो लास्ट पॉइंट है वो इसे समझाता है कि इस वाइब्रेंट डेमोग्राफी का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। डिमांड, ये था उनका आखिरी और पांचवा सेल्फ रिलायंट का इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिमांड दोस्तों बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। मान लेते हैं कि वर्ल्ड की 52% यंग पॉपुलेशन इंडिया की है, तो यंग शरीर जो होता है ना, एक जवान शरीर, उसको एनर्जी बहुत चाहिए होती है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट होता है। और उसकी डिमांड फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। अज्यूम करिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि अचानक हम सबको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए जिसको हम डिमांड कहते हैं। अगर हमें डिमांड है तो डिमांड की सप्लाई की जाएगी क्योंकि डिमांड को पूरा करने का काम सप्लाई का होता है। अगर हमारी सप्लाई पूरी हो जाती है तो हमारी डिमांड पूरी हो जाती है। रुकना नहीं है यहाँ। आप सोचिए कि उस डिमांड को पूरी करने के लिए सप्लाई पूरी की गई, तो सप्लाई को किसने पूरा किया? मैन्युफैक्चरिंग ने पूरा किया। अब मैन्युफैक्चरिंग में किसे लगाया गया? युवा शक्ति को। अगर हम डिमांड पूरी करते हैं सप्लाई के थ्रू तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से ही सप्लाई होगी और सप्लाई ही डिमांड को पूरी करेगी। मैन्युफैक्चरिंग तब होगी जब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा दिया जाएगा। जब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा दिया जाएगा ऑटोमेटिकली पॉवर्टी रेट कम हो जाएगी क्योंकि हर व्यक्ति रोजगार करेगा। अगर हर व्यक्ति रोजगार करता है तो उसकी इनकम बढ़ जाती है, उस व्यक्ति की परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। वो व्यक्ति जो चीज़ें ज़रूरत की है उससे ज़्यादा खरीदने की शुरुआत करता है और वो फर्दर डिमांड क्रिएट करता है। ये फर्दर डिमांड जो है फर्दर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है। ये फर्दर एम्प्लॉयमेंट जो है फर्दर इनकम क्रिएट करती है। लोगों की इनकम धीरे 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 इस डिमांड से बढ़ती है। अब सोचिए कि एक आदमी ने विदेश से अगर कोई चीज़ खरीदी तो इसका मतलब है कि वो वस्तु तो इंडिया में आई लेकिन इंडिया का पैसा विदेश चला गया। अगर
इंडियन लोग सेल्फ रिलायंट बन जाए, हम अपने ही देश की बनी चीज़ों को खरीदे। मैं ये नहीं कह रहा कि विदेशी चीज़ों को मत खरीदे, ज़रूरत के हिसाब से इंसान को काम करना चाहिए। मोदी जी का भी ये कहना नहीं था, उन्होंने यही वर्ड कहा था, सेल्फ रिलायंट बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अगर बीमारी लग जाए तो डॉक्टर के पास मत जाइए, आत्मनिर्भर बनिए, खुद ही एक दो औजार लेके किडनी निकाल के उसमें से स्टोन निकाल के फिर लगा के चैन लगा लीजिए, ऐसा मत करिए। जरूरत के हिसाब से अपने आप को ढालिए, कोशिश करिए कि वो जो चीज़ आपकी ज़रूरत है वो इंडिया में पूरी हो जाए। अगर नहीं होती है तो आप विदेशों से मंगाइए, क्योंकि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है ये एक सिस्टम ही तो है। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के ज़माने में आप दुनिया से अलग नहीं रह सकते, दुनिया से अलग नहीं रह सकते, क्योंकि अगर इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है तो अमेरिका के पास, जापान के पास टेक्नोलॉजी है, रशिया के पास टेक्नोलॉजी है, इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है। तो अगर हम उनको युवा देंगे तो वहाँ से टेक्नोलॉजी आएगी। आप इसे ईगो पे नहीं लेके जाना है कि नहीं हम सब कुछ भारत का ही बना हुआ खरीदेंगे, बिल्कुल खरीदिए, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कोई भी विदेशी सामान ना खरीदें। डिमांड जो होती है ना, ये होनी चाहिए। अज्यूम करिए कि इंडिया की डिमांड बढ़ गई तो हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को नौकरी तो बहुत तगड़ी मिलेगी, हमारे यहाँ के लोग खूब नौकरी पाएंगे। लेकिन जो विदेश के लोग अपनी आंखें इंडिया की तरफ गड़ाए बैठे हुए हैं, वो भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। ये वही लोग हैं जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते। क्या कहते हैं, यार वहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो 5वां पॉइंट डिमांड था, ये उनको अट्रैक्ट करेगा कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और तब इंडिया जो है विदेशों से इन्वेस्टमेंट लाएगा, और वो पैसा जो इंडिया से विदेश जाना चाहिए था, विदेश से इंडिया आएगा। ये है आत्मनिर्भर बनना, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। दोस्तों, जो 5 पॉइंट मैंने डिस्कस किया है, ये अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बस याद रखना है एग्जाम्पल्स, जो हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिए थे। तो दोस्तों, आई होप सो दैट कि जो सेल्फ रिलायंट है इसको आप समझे होंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्रिटिसिज्म की, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि एक शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है, कुछ नहीं तो सर्दी बुखार तो लग ही जाता है। तो चलो देखते हैं कि इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है। देखो, हमने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो की है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। हमने यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड की तो बात की है, लेकिन क्या हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड उस लायक है? क्या एजुकेशन का स्तर हमारे यहाँ बढ़ा हुआ है? एजुकेशन का लेवल अभी कम है। प्लस क्या एजुकेशन उस लेवल का है? अगर एजुकेशन परसेंटेज बढ़ भी रहा है तो क्या उस लेवल का है कि वो इंटरनेशनल लोगों की कंपटीशन दे सके? जब हम इंडिया में एक मोबाइल बनाते हैं तो हम चाइना से, अमेरिका से, जापान से कंपेयर करते हैं तो हम क्या कहते हैं, अरे यार इंडियन है यार, इतना अच्छा नहीं है, उसका देखना कितनी शाइनिंग है। क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे यहाँ पर एजुकेशन नहीं, हमारे यहाँ पर लिटरेसी को बढ़ावा दिया जा रहा है, लोगों को साक्षर बनाया जा रहा है, लोग पढ़ सके। लोगों को एजुकेट नहीं किया जा रहा है, उनको ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, उन्हें केवल पढ़ना लिखना सिखाया जा रहा है। यही दो फर्क है, ये क्रिटिसिज्म है। इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू फोकस ऑन एजुकेशन रादर देन फोकसिंग ऑन लिटरेसी। थर्ड थिंग, इंडिया का जो बैकबोन है, जिसके लिए वर्ल्ड में इंडिया जानी जाती है, एग्रीकल्चर, उस पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। लगातार किसानों को प्रॉब्लम हो रही है, लगातार किसान कर्जे में दबता चला जा रहा है, लगातार आपने देखा होगा किसान सुसाइड करते चले जा रहे हैं, किसानों की ज़मीन हड़पती चली जा रही है, किसान जो है परेशान है, कभी सीज़न की चपेट में आ जाते हैं, कभी बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, कभी पैसे की चपेट में आ जाते हैं, तो कभी बेचारे कर्ज लेकर अपने पूरे परिवार को सुसाइड कर लेते हैं। ये क्रिटिसिज्म है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म जो है, हम डिमांड की बात तो करते हैं, लेकिन हमारी डिमांड बेसिकली क्या होनी चाहिए, हमने इसकी बात नहीं की। हमारी सबसे पहली डिमांड है कि लोगों को खाना पहुंचाया जाए, क्योंकि ये वो भारत है, वो बड़ा भारत है जहाँ की विशाल जनसंख्या अभी भी बहुत भूखी है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा खेती की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।
सेकेंड चीज़, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम जब बिजली की बात करते हैं, बिजली तो है लेकिन फ्लक्चुएशंस हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है। यानी कि रोड तो है लेकिन कहीं पर ऊंचा तो कहीं पर नीचा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक से ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है, लोगों को ट्रस्ट होना चाहिए गवर्नमेंट पे। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट पाई जा रही है गवर्नमेंट के प्रति, ये कहीं ना कहीं देश को पीछे की ओर ले जा रही है। क्योंकि जिनके अंदर गवर्नमेंट के प्रति ट्रस्ट डेफिसिट है, वो यही सोचते हैं अरे ये बात मोदी जी की है तो जरूर इसमें कोई ना कोई कमी होगी, या मोदी जी ने अपने लिए किया होगा। नहीं, आप मोदी जी इस शब्द को हटा दीजिए, प्रधानमंत्री शब्द याद रखिए। और प्रधानमंत्री देश का होता है, अपने लिए कभी काम नहीं करता। और सेकेंड थिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्रिटिसिज्म में ऐड कर सकते हैं, करप्शन। क्या 20 लाख करोड़ का पैकेज पूरी तरीके से पहुंच पाएगा जहां उसे भेजा जा रहा है? क्या वो डिमांड क्रिएट कर पाएगा? क्या डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा लिया जा सकता है? क्या मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाया जाएगा? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट होगा? अगर ये हो सकता है तो केवल करप्शन को खत्म कर एटलीस्ट जब आप करप्शन खत्म नहीं कर सकते तो कम तो जरूर किया जा सकता है। अगर हम इन सारी चीज़ों को ध्यान दें तो सेल्फ रिलायंट बनना कोई बहुत बड़ा सपना नहीं है। वी कैन ऑटोमेटिकली एंड वेरी इजीली अचीव दिस टारगेट। विश यू ऑल द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट, गुड लक दोस्तों, एंजॉय योर लाइफ, थैंक यू वेरी मच।